एपिसोड 11। मलिक फरीद ने फोन क्रैडल पर पटकते हुए उससे से मुट्ठियां भींच ली। बड़ा बेटा बाप के करीब खड़ा था। बोला, अब्बा जी, चाचा क्या कहता है? बाप ने बेटे को उससे से घूरा, ऐसे जैसे बेटे ने कोई संगीन गलती कर ली हो। पलट कर टीवी लॉन्च के आखिरी सिरे पर पहुंचकर बोला, वो इस काबिल था कि उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया जाता। मैंने उसके घर जाकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अमजद करीब आया और बाप का हाथ पकड़कर चूमते हुए बोला, आप बाप हैं, हम आपके बेटे। अपने भाई का गुस्सा हम पर उतार ले, मगर दिल पर ना ले। हम तीनों भाइयों को अंदाजा था कि चाचा जी नहीं मानेंगे। रईस पढ़ा लिखा और लाहौर की बड़ी सोसाइटी का दिलदादा लड़का है। वो किसी भी तरह हमारे इलाके की पसमानदगी में अपने इर्तिकाई बीज बोने पर कायल नहीं होगा। कैसा ही हुआ? बाप का गुस्सा उतर गया। चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर बड़े बेटों की तरफ फातिहाना नजरों से देखकर मुस्कुराने लगा। ये होता है पूछने का तरीका। वो कहता है कि मेरा बेटा नहीं मानता। अमजद झपट कर सामने आ गया। अब्बा जी, ये तरीका तो मुझे बड़े भाई ने सिखाया है। वैसे चाचा के इनकार पर आपको खफा होने के बजाय खुश होना चाहिए था, क्योंकि जरीना भी तो शादी पर रजामंद नहीं है। चाचा ने इनकार करके आपको शर्मिंदगी से बचा लिया। तीनों हंसने लगे। माँ बोली, अरे भाई, ये सोचो कि अब करना क्या है। अमजद लापरवाही से बोला, ये सोचने की बात ही नहीं। जरी के नसीब में जिस घर की राजधानी लिखी है वो उसी घर में पहुंचेगी। वैसे भी अभी बहुत वक्त पड़ा है। बाप ने फिक्र से कहा, मलिक जादो, एक तिश्ना पहलू है, तुमने सोचा नहीं। जब मैं अपनी बहू को ब्याह कर यहाँ ले आऊंगा, तब उन माँ बेटी का क्या बनेगा? क्या वो तना रहेंगी? सभी को झटका सा लगा। इस तरफ किसी ने तवज्जो न दी थी। माँ बोली, तो क्या वो अकेली नहीं है? अमजद ने कहा, सभी को यहाँ ले आएंगे। अरशद ने कहा, सबको यहाँ लाने से बेहतर यह कि भाभी की रुखसती के बजाय तुम्हारी रुखसती कर दी जाए। वहीं बैठकर अदालत लगा लेना। क्या जाता है ऐसा करने में? सभी ने अपने अपने तौर पर सोचा। फिर सभी इस पर मुत्तफिक हो गए कि अमजद को अपनी सास के घर में शादी के बाद मुंतकिल हो जाना चाहिए। अमजद अड़ गया। वो अपने घर को छोड़ के जाने के ख्याल पर घबरा गया था। वो कतई लहजे में बोला, गुस्ताखी शुमार की जाए, जिद करार पाया कुछ भी हो, मैं अपना घर नहीं छोड़ूंगा। सास के घर में दामाद, बहन के घर में भाई, दोनों को मास्टर कुत्ता कहता है। मैं बाप के दर का कुत्ता बनना पसंद करूंगा, किसी और के दर का नहीं। बाप भाइयों के इसरार पर वो रूठकर घर से निकल गया। नूरपुर की देखी भाली गलियों में आवारा फिरता रहा। हर घर से उसकी बचपन की शनासाई थी। हर चेहरा उसका अपना था। कई घरों में गया। चंद मिनट बैठने के बाद फिर बेचैनी होने लगती तो उठकर बाहर निकल आता। ऐसे में ख्याल आया कि दुनिया में दिल के दर्द को समझने वाला एक ही मसीहा होता है। बाकी सब वक्ती और आर्जी बहलावा होते हैं। क्यों ना अपने मेहरबान के पास जाया जाए। रफीक दुकान वाले से मोटरसाइकिल ली और मोहब्बत के रास्ते पर चल पड़ा। वहां पहुंचकर मोटरसाइकिल डेरे के बरामदे में खड़ी करके जनान खाने की तरफ बढ़ा। किस्मत साथ दे रही थी। बतूल सहन में अकेली थी। उसे देखकर घबरा सी गई। दूसरे लोग दिखाई नहीं दे रहे, कहीं गए हुए क्या? एक मजारे के बेटे की मंगनी हो रही है। वो दोनों वहीं उसके घर में पहुंची हुई हैं। तो उसमें इतना घबराने की क्या बात है? क्या तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं रहा? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। क्या तन्हाई से डर रही हो? ये सोचकर कि ऐसे में कोई आ गया तो क्या समझेगा? वो शर्मा कर हंसकर दुपट्टे के पल्लू से खेलने लगी। अमजद चारपाई पर बैठ गया। आप बैठे, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। अच्छा ठीक है। वो चाय बनाने किचन में चली गई। कुछ ही देर में अमजद भी बोर होकर उसके पीछे किचन की तरफ चला आया। वो चाय लेकर किचन से निकल रही थी। चाय से लबरेज ट्रे को देखकर वो मुस्कुराने लगा। बतूल ने लाकर ट्रे बाहर मेज पर रखी। अमजद ने झुककर ट्रे में रखा कप उठा लिया। फिर उसे लबों से लगाते हुए बोला, अब्बा जी चाहते कि मैं शादी के बाद घर दामाद बनकर यहाँ आ जाऊँ। मैं ऐसा नहीं चाहता। तुमसे पूछा जाए तो तुम मेरे कौस की हिमायत करके मेरा दिल रख लेना। मैं वहां जाऊंगी जहां आप ले जाएंगे। वो हौले से बोली। इससे पहले कि कुछ मजीद बात होती, अचानक ही अम्मा और जरियान पहुंचे। अम्मा ने हस्बे आदत बुला ली और जरी ने चहक कर कहा, हाय बाजी, मुझे फोन कर दिया होता तो हमें कुछ देर हो जाती। वो शर्मा कर मुस्कुराने लगी। अमजद ने जरीना से कहा, मुबारक हो जरी, अंकल जहूर तुम्हें देखने के लिए अब नहीं आ रहे। तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। चंद लम्हों तक तो उसे अमजद की कही बात समझ में न आई। जब समझी तो मुंह बनाकर बोली, अगर वो आ भी जाते ना तब भी मेरी दुआ कबूल होना थी। मैं शायद जिंदगी भर उन लोगों से निभा नहीं कर पाती। आलमगीर अपने कमरे में लेटा काफी देर से सरदार से राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहा था, मगर नेटवर्क बिजी था। अचानक कॉल मिल गई। वो लहजा बदल कर बोला, हाँ सरदार फजल खान।
तोहफे वसूल करने के बाद कैसा महसूस कर रहे हो? दूसरी तरफ से आवाज नहीं तो उसने अपनी बात दोहराई। सरदार थके थके अंदाज में बोला, हाँ हाँ सुन रहा हूँ। ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। मैंने कभी भी तुम्हें या तुम्हारे बड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाया। कैसी बच्चों जैसी बातें करने लगे हो सरदार। मैं थर्ड मैन हूँ, तुम्हारा दुश्मन नहीं। या अंडरवर्ल्ड का कोई बड़ा नहीं। मेरा काम सिर्फ राब्ता कराना होता है। इधर की बात उधर, इधर का पैगाम उधर पहुंचाना और बस। किसने क्या किया मैं कुछ नहीं जानता। सरदार का लहजा टूट फूट का शिकार था। साफ पता चलता था कि उसने पहले वार में ही गर्दन झुका लेने का फैसला कर लिया है। ठीक है, क्या इस वक्त दूसरी पार्टी का पैगाम मुझ तक पहुंचाने के लिए फोन कर रहे हो? ठीक समझे। सर सुबहानी चाहता है कि तुम सियासत के रेस कोर्स में दौड़ने के लायक नहीं रहे हो। रिटायरमेंट ले लो। तुम्हारे स्टैंड पर वो किसी और को खड़ा करना चाहता है। हैं? ये कैसे मुमकिन है? भला कोई सियासतदान भी रिटायरमेंट लेता है क्या? कोई रिटायरमेंट लेता है या नहीं, पर तुम्हें लेनी पड़ेगी। ये सेठ का फैसला है। अगर तुम्हें इस फैसले से इख्तलाफ है तो खुलकर बात करो। इस सूरत में तुम्हें क्या खमियाजा भुगतना पड़ेगा, ये भी अपने जहन में जरूर रखना। सरदार कश्मकश में पड़ गया। मैं फौरी तौर पर कोई फैसला नहीं कर सकता। मुझे कुछ वक्त चाहिए। ठीक है, तो मैं कल तक सोचने का वक्त देता हूँ। हाँ या ना, जो जी में आए। हाँ करने की सूरत में तुम्हें फौरी तौर पर अपनी सीट से इस्तीफा देना पड़ेगा। ना करने की सूरत में तुम्हें अदालत में घसीट लिया जाएगा। ओके, फिर मिलेंगे। आलमगीर फोन बंद करके सोचने लगा, क्या सरदार मुस्ताफी हो जाएगा? फिर उसे अपनी सोच पर हंसी आ गई। सरदार के पास इसके सिवा कोई चारा ना था। भेजी गई फाइलों में एक फाइल ऐसी थी जिस पर मुल्क की हर अदालत में उसे सजाए मौत से कम सजा नहीं मिल सकती थी। उसके जराइम की फहरिस्त बहुत तवील थी। सबूत ऐसे थे जिन्हें किसी फोरम पर रद्द किया ही नहीं जा सकता था। रात से मटकर कमरे में दाखिल हो चुकी थी। वो अलमारी तक गया। एक मोमबत्ती निकालकर लाइटर से रोशन करने लगा। रोशन होने पर मोम के चंद कतरे मेज पर टपकाए और उन पर मोमबत्ती को टिकाया और फिर खुद आकर बेड पर लेट गया। उसकी लौ पर नजरें जमाते हुए बड़बड़ाया, माँ, बहुत दिन हुए तुमने मेरा पता नहीं लिया। चाहे मुझसे झगड़ो, बुरा भला कहो, मगर यूं ज्यादा देर मुझे तना न छोड़ा करो। देखो मैं कितना अकेला रह गया हूँ, कितना उदास हूँ। शेर जैसी ताकत रखने वाले के अंदर कितनी कमजोरियां भरी हैं। चलिए आओ माँ। पहले माँ का सामना करने से कतराता था, आज मिलने की आरजू करा था। ममता का दिल पसीज गया। लौ में सफेद आंचल लहरा तो वो मचल कर बोला, हाय माँ, तुम कितनी अच्छी हो। मैं रब सोने से तेरी सलामती की दुआ मांगती हूँ तो तेरे अंदर छुपे हुए शैतान की उम्र दराज हो जाती है। शैतान को बद्दुआ देती हूँ तो मेरी ममता का अपने लगती है। उन्हें लमदीन से आलमगीर बनकर मुझे किस अजाब में डाल दिया है। जैसे तुम मेरे बेटे हो, ऐसे ही बतूल और शाहाना भी मेरी बेटियां हैं। दुनिया की तमाम मजलूम लड़कियां मेरी जैसी माओ के वतन से निकली हैं। तुम उनका दिल क्यों दिखाते हो? तुमने तो 12 मुझसे कहा था कि तुम सिर्फ सरदार फजल को अजाब मुसलसल में रखना चाहते हो। फिर फिर ये सब, ये क्या करते फिर रहे हो तुम? अम्मा बस, एक दो माह की बात है, फिर देखना आलमगीर फिर से तुम्हारा इलमदीन बन जाएगा। तब तक जो कुछ तुम कर चुके होगे उसका हिसाब कौन देगा? जैसे मैं हिसाब ले रहा हूँ ऐसे को मेरा हिसाब लेने के लिए किसी न किसी दिन पहुंच जाएगा। तुम इस सिलसिले को खत्म क्यों नहीं कर देते? अम्मा बस चंद दिन और। माँ ने रुख फेर लिया। माँ, यूं मुंह फेर कर ना जाओ। मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा। यकीन मानो मैं बुरा नहीं हूँ, बेजमीर नहीं हूँ। तुम्हारा खून हूँ, तुम्हारी दुआएं लेकर जवान हुआ हूँ। तुम्हारे पढ़ाए हुए तमाम सबक मुझे आज तक असबर है। खुदा के लिए मुझे चंद दिन की मोहलत दे दो। माँ का चेहरा दिखाई न दिया। तुम वही कुछ कर रहे हो जो कल तक सरदार फजल खान करता रहा है। तुम में और उसमें क्या फर्क है? उसने तुम्हारे बाप को मारा, तुमने उसकी बेटी को जीते जी मार दिया। उसने तुम्हारी माँ को दर दर की ठोकरों के सुपुर्द किया, तुम उसे दर बदर करने वाले हो। ना उसने औरत के तकद्दुस की इज्जत की, ना तुम कर रहे हो। मेरी नजरों में तुम दोनों की शक्ल एक जैसी है, कद एक सा है, रूप एक सा है। माँ हाथ लहराकर ओझल हो गई। उसने सोचा, शायद माँ ठीक कहती है, मैंने गलत किया, मगर अब क्या कर सकता हूँ? पीछे हटता हूँ तो बिन मौत के मारा जाऊंगा, आगे बढ़ता हूँ तो माँ नाराज होती है। बंद कमरे में हवा का झोंका दाखिल नहीं हो सकता। मोमबत्ती के बुझने का कोई जवाब ना था, मगर वो चपक कर बुझ गई। वह हैरान हुआ। हैरानी अपनी हैयत बदलने लगी। मेज पर पड़ी मोमबत्ती के बुझने पर चश्मे तस्वुर में एक स्क्रीन रोशन हो गई। वो गर्दन तले बाजू रखकर होठ काटने लगा। इस तरह बढ़ता जा रहा था। जो जो स्क्रीन पर दिखाई देने वाला मंजर एक वाज़ेह शक्ल इख्तियार करता जा रहा था।
وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ ایک جوان سال گہری اور لمبی مونچھوں والا شخص کا چہرہ دھند سے نکل کر آیا۔ سرخ و سفید رنگت، اونچا لمبا قد، علاقائی روایتی لباس، آنکھوں میں ٹوٹتی آس کی کرچیاں، ہونٹوں پر تشنگی آمیز پپڑیاں۔ وہ کوئی اور نہیں، اس کا باپ محمد خان تھا۔ باپ کی یہی تصویر اس کی نظروں میں سبت رہتی تھی۔ شاید آخری بار دیکھا تھا، شاید اس وقت کا دیکھا یاد رہ گیا تھا جب وہ آخری مرتبہ اپنے بیٹے کو دیوانہ وار چوم کر زمین کی طرف گیا تھا۔ شاید اس وقت کا دیکھا یادداشت میں نقش ہو گیا تھا جب آخری مرتبہ اسکول میں وہ اسے لینے پہنچا تھا۔ برسوں پرانے واقعات کو اپنے شعور میں وہ خاص ترتیب دینے لگا۔ کچھ باتیں اسے یاد تھی، کچھ ماں نے انگنت مرتبہ بتا کر نقش کر دی تھی۔ محمد خان، علم دین یا عالمگیر کا باپ، اپنی پسند کی شادی کرنے کے بعد بھری دنیا میں تنہا رہ گیا تھا۔ اس کے باپ نے اتنی بڑی جسارت پر اسے اور اس کی بیوی کو ایک مربع زمین دے کر گھر سے نکال دیا۔ بہن کوئی نہیں تھی۔ چھوٹا بھائی فضل خان باپ کے ناجائز لاڈ پیار میں حد درجہ شدت پسند اور خود غرض بن چکا تھا۔ اس نے نچلی ذات سے تعلق رکھنے والی بھابھی کو قبول نہیں کیا۔ بھائی کو اتنا بڑا قدم اٹھانے پر ایک آنکھ دیکھنے کا روادار نہ تھا۔ باپ کی شے پا کر اس نے کچھ زیادہ ہی پر پرزے نکال لیے تھے۔ باپ کے مرنے کے بعد اسے بستی کی نمبرداری مل گئی اور باپ کی کمزور روک ٹوک بھی ختم ہو گئی، تو اس کی شدت پسندی اور مغرور طبیعت میں استضاد پیدا ہو گیا۔ وہ فضل خان سے سردار فضل خان بن گیا۔ محمد خان اور اس کی بیوی رضیہ اور فرجو اپنے بیٹے علم دین کے ساتھ مطمئن اور پرسکون زندگی بسر کر رہے تھے۔ 25 ایکڑ زرعی اراضی کے عین وسط میں چھوٹا سا گھر واقع تھا جہاں وہ زندگی کی مسرتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ نہر کے عین کنارے پر واقع محمد خان کی زرعی اراضی نمبردار فضل خان کی آنکھوں میں کھٹکتی رہتی تھی۔ محمد خان کی زمین سے متصلہ 30 ایکڑ رقبہ سردار فضل خان کی ملکیت تھے۔ اس نے 12 خریدنے کی کوشش کی مگر محمد خان اپنی آبائی زمین بیچنے کو تیار نہ تھا۔ ان پڑھ ہونے کی وجہ سے کاشتکاری کے علاوہ وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا علم دین پڑھ لکھ کر بڑا سرکاری افسر بنے۔ رجو سے وہ اکثر کہا کرتا، دیکھنا ایک دن میرا بیٹا بہت بڑا افسر بن کر بستی میں آئے گا۔ ہر کوئی اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھے گا، یوں جیسے رمضان کے چاند کو نظریں اٹھا کر دیکھا جاتا ہے۔ رجو کی آنکھوں میں تفاخر اور احساس مسرت بھر جاتا۔ سردار فضل اور محمد خان کے دلوں میں کدورتیں اور نفرتیں بڑھتی گئیں۔ ایسے میں بہانے آپ و آپ بن جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ سردار فضل کی پانی کی باری میں مشترکہ کھال محمد خان کی زمین کی طرف ٹوٹ گیا، شگاف پڑ گیا۔ سردار کے نوکر نے فوری طور پر سردار کو اطلاع دی۔ وہ بھاگا بھاگا چلا آیا۔ اسے شک گزرا کہ محمد خان نے جان بوجھ کر کھال توڑا ہوگا۔ وہ محمد خان کے ڈیرے پر گیا اور اسے بلا کر کہنے لگا، تم نے آج میرا پانی توڑ کر 2 گھنٹے ضائع کر دیے، بتا ایسا کیوں کیا تم نے؟ زبان سنبھال کر بات کر فضل خان، میں نے کبھی ایسی گھٹیا حرکت نہیں کی اور نہ ہی میرے رقبے کو چوری کے پانی کی ضرورت ہے۔ تمہارے آدمیوں کی غفلت سے کھال ٹوٹ گیا ہوگا۔ میری طرف والا بنا کمزور ہے، پچھلی بار 2 بار ٹوٹ چکا تھا۔ جنگلی چوہوں نے کھال کے بنے میں بل کھود رکھے ہیں۔ سردار کی موٹی عقل میں توجہ نہ اتری۔ وہ دھمکیاں دینے پر اتر آیا۔ محمد خان بات بڑھانے کے حق میں نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے گھر چلا گیا۔ اس نے اپنے تئیں یہ سوچ لیا کہ بات ختم ہو گئی ہے اور فضل خان بکتا جگتا اپنے گھر چلا جائے گا، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ اگلے دن شام کو وہ 2-4 بندوں کے ساتھ اس کے ڈیرے پر آیا۔ چارپائی پر بیٹھ کر بولا، محمد خان، میں تمہارا رقبہ خریدنا چاہتا ہوں۔ ملجک 4 آدمی طے کر دیں گے، مگر میں تو اسے بیچنا ہی نہیں چاہتا۔ میرے پاس 25 ایکڑ ہے، تمہارے پاس 30 ایکڑ یہاں ہیں، جبکہ 2 مربع رقبہ نور پور میں ہے۔ اپنی حوث پر قابو پاؤ، ورنہ لالچ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ میں تمہاری نصیحتیں سننے نہیں، رقبہ خریدنے آیا ہوں۔ اگر بیچ دو تو تمہارے حق میں بھلا ہوگا، اڑ جاؤ گے تو اپنا اور اپنے خاندان کا نقصان کرو گے۔ زمین پر لڑائیاں بڑی خونین ہوتی ہیں۔ فضل خان، دھمکیاں مت دو مجھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ باپ اور بھائی سے دستوں گریباں ہوں، اس لیے میں نے ایک مربع لے کر دل کو مطمئن کر لیا۔ اپنا حق چھوڑ کر تم لوگوں سے دور ہو کر بیٹھا۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں بزدل ہوں، کمزور ہوں، تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ میں نے کوئی چوڑیاں نہیں پہن رکھی جن کے ٹوٹنے کا مجھے ڈر ہو۔ جاؤ، جو کر سکتے ہو کر لو۔ زمین ماں کے جیسی ہوتی ہے اور میری ماں بکاؤ نہیں ہے۔ سرداروں سے کافی دیر بیٹھ کر سمجھاتا رہا۔ بیٹھک کے دروازے کی جھری سے رجو آنکھ لگا کر دیکھتی رہی۔ اس کے جانے کے بعد بیٹھک میں گھس آئی اور گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، خان، تم اسے چھوڑ دو۔ ہم یہ رقبہ بیچ کر کسی اور اچھے سے علاقے میں زمین خرید لیتے ہیں۔ یہ زمین بھی فصل دیتی ہے، وہ زمین بھی فصل دینے لگے گی۔ جو اپنے رقبے کی حفاظت نہ کر سکے وہ کہیں بھی کام کرنے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ میں اس کنٹوٹے کو اچھی طرح جانتا ہوں، زبانی کلامی دھمکیاں دیتا رہتا ہے، ہاتھ اٹھانے کی جرت نہیں رکھتا۔ وہ رونے لگی، خان، ہمارا ایک کو ایک ہی پتر ہے،
अगर तुम्हें कुछ हो गया या उसे, तो मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे तो भरी दुनिया में कहीं से भी 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होगी। वो उसे अंदर ले गया और समझाने लगा कि कुत्तों के भौंकने की आवाजों पर डर कर रास्ता बदलने वाला अहमक और डरपोक गिना जाता है। रज्जो को खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। वो इस बात को नहीं समझ रही थी कि 5-7 सालों में सरदार की धमकियों से कुछ नहीं बिगड़ा तो आगे भी कुछ नहीं होगा। औरत जात थी, प्यारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रब के आगे झोली फैलाए बैठी रहती थी, मज़ारों पर चादरें चढ़ाती थी। हर चादर पर दिल को इत्मीनान हो जाता था, जैसे साईं के मज़ार पर चादर तन गई, ऐसे ही बेटे और शौहर के बदन को ज़माने के सर्दो गरम से महफूज रखने के लिए मजबूत चादर तन चुकी है। मोहम्मद खान उसकी धमकियों से कतई नहीं घबराया। बचपन से उसकी गर्म तबीयत से बखूबी वाकिफ था। खून का रिश्ता समझता रहता था। जो भी हो, जितना जालिम और बुरा फितरत का हो, मुझ पर हाथ नहीं उठा सकता। ये खुशफहमी चंदन कायम रही, टूटी तो सब कुछ बिखर गया। एक रात 11 के करीब करीब सरदार 5-6 गुंडों के हमरा उस पर हमलावर हो गया। दोनों मियाँ बीवी सहन में चारपाइयां बिछाए सो रहे थे। इलमदीन अपने बाप के बगल में घुसा नन्हे नन्हे खराटे ले रहा था। मोहम्मद खान और रज्जो हड़बड़ा कर उठ बैठे, आंखें मल मल कर देखने लगे। चंद सातों तक तो दोनों को पता ही ना चला कि हुआ क्या है। जब पता चला तो खून खुश्क हो गया। सरदार फजल अपने गुर्गों के हमरा उनके सर पे सवार था। ये क्या बदतमीजी फजल खान? मोहम्मद खान ने खुद पर बमुश्किल काबू पाते हुए कहा। तो मैं 5-6 सालों से समझाने की कोशिश करता चला रहा हूँ, मगर तुम जैसे बेवकूफ समझते नहीं, भुगतते हैं। तो भुगतो आज। हमलावरों ने दोनों को ठुड्डो लातों पर रख लिया। मोहम्मद खान ने चीखों पुकार मचाई, मगर कोई मदद न पहुंची। चूंकि घर बस्ती से 2-3 मील के फासले पर था और करीब तरीन डेरा भी 2-3 फरलांग दूर था, इसलिए कोई भी उनकी मदद को नहीं पहुंच सकता था। इलमदीन शोर सुनकर जागा और फटी फटी आंखों से अंधेरे में मुतहरिक हेफलों को देखने लगा। नन्हे से दिमाग में सिवाय चीखने चिल्लाने के कोई ख्याल न आया। माँ और बाप अधमुए होकर सहन के वस्त में गिर पड़े। रज्जो दुहाइयां देते हुए चिल्ला रही थी, कमीनो, मेरे खान को कुछ ना कहो, हम ये जमीन तुम्हें बेच देंगे। खुदा के वास्ते हम पर जुल्म ना करो। जुल्म मिन्नत समाजत से खत्म नहीं होता, जालिम का हाथ काटना पड़ता है। सरदार फजल खान की रौनियत अंगड़ाइयां लेकर जाग चुकी थी। वो अपने गुर्गों से बोला, बांधो दोनों को। चंद ही मिनटों में शैतानी बिसात बिछ गई। सरदार के गुंडों ने एक सलाखों वाली खिड़की से लमदीन को बांध दिया, दूसरी खिड़की में रज्जो को बांधा, फिर मचलते हुए मोहम्मद खान को छोड़ दिया। वो भागकर बीवी और बेटे की तरफ जाने लगा, मगर जा ना सका। सभी जानवरों की तरह उस पर पिल पड़े, मार मार कर भुरकस निकाल दिया। सरदार के इशारे पर एक आदमी गाड़ी से तेल का कैन उठा के ले आया। पूरे घर में तेल छिड़कने लगा। मोहम्मद खान फटी फटी निगाहों से कभी भाई को, कभी तेल छिड़कने वाले सलचे माछी को देखने लगा। उम्र में बड़ा होने के बावजूद वो सरदार के पैरों में गिर गया। उम्र भर की मेहनत से बनी हुई जन्नत में जहन्नुम के शोले देखने की ताब नहीं रखता था। तेल छिड़का जा चुका था। सरदार ने मोहम्मद खान को नफरत से ठोकर मारते हुए कहा, तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं, जो है वो आज है, कल नहीं होंगे। तुम पर यही एहसान कर सकता हूँ कि तुम्हें जान बचाने का एक मौका दे दूं। यूं लगता था जैसे मोहम्मद खान का गठा हुआ बदन बेजान हो चुका था। वो जमीन पर औंधे मुंह गिर गया। सरदार ने अपने कारिंदों के हाथ में थामा हुआ रिवॉल्वर लिया, चैम्बर खोलकर गोलियां निकालते हुए बोला, अब इसमें सिर्फ 2 गोलियां हैं। अगर तुम अपने हाथ से बीवी और बच्चे को गोली मार दो तो तुम्हारी जाबख्शी की जा सकती है, वरना नहीं। लो पकड़ो रिवॉल्वर और शुरू हो जाओ। चाहो तो अपने बेटे और बीवी के सीने में उतार दो, चाहो तो अपनी खोपड़ी में उतार दो। ये कहकर सरदार बरामदे के सतून के पीछे हो गया। कारिंदों ने बंदूकों का रुख बंधे हुए की तरफ कर दिया। सरदार कड़क कर बोला, मोहम्मद खाना, उठा ले रिवॉल्वर, वरना मैं 5 तक गिनकर दोनों को गोली मार दूंगा। फिर तुम्हारी बारी आएगी। 1। मोहम्मद खान ने सर उठाया। रिवॉल्वर हाथ के करीब जमीन पर पड़ा था। वो बुजदिल नहीं था। अकेला होता तो उनसे टकरा जाता, मगर बेटा और बीवी उसकी कमजोरी बन गए। उसने रिवॉल्वर की तरफ हाथ बढ़ाया। 2। सरदार ने खून आशाम लहजे में दूसरी तनबीह की। मोहम्मद खान ने रिवॉल्वर उठा लिया और खड़ा हो गया। अगर मैं दोनों को गोली मारने के बजाय खुद को मार लूं तो इनकी जान बच जाएगी। अब बातें ना बना, जल्दी कर। 3। मोहम्मद खान ने इर्द गिर्द देखा, बीवी बच्चे को देखा। दिल बैठ गया। जानता था कि सरदार कमीनगी के सतह पर उतर चुका है, जहां से वापसी की कोई राह नहीं निकलती। वो तीनों को मारने के लिए आया था, तीनों को मार कर ही जाएगा। उसे बखूबी इल्म था कि 3 बंदों पर मुश्तमिल पूरे खानदान के मौत के मुंह में चले जाने के बाद वो इस रकबे का बिला शिरकत खैर मालिक था। फजले, मैं जानता हूँ कि जो भी हो, तुम हम तीनों को मारने के लिए हाथ उठा चुके हो। मेरे मरने के बाद तुम इन दोनों को भी जिंदा नहीं छोड़ोगे। फिर भी मैं मरना पसंद करूंगा। मैं नहीं चाहता कि बीवी और बेटे को मरते हुए अपनी आंखों से देखूं। तुम भी ये सुन लो, ये 3 कत्ल तुम पर कयामत ढा देंगे।
बेजार। मोहम्मद खान ने अपनी कनपट्टी पर रिवॉल्वर की नाल जमाई। बीवी को देखा, वो फरते गम से बेहोश होकर खिड़की में झूल रही थी। बेटे को देखा जो फटी फटी निगाहों से उसे देख रहा था। बुलंद आवाज में कलमा पड़ा और ट्रिगर पर उंगली का दबाव बढ़ा दिया। ठाई की आवाज के साथ वो लहरा कर गिरा। फिर एक तरफ कटे हुए शैतीर की तरह गिरकर तड़पने लगा। सरदार ने उसे घसीटकर कमरे के अंदर फेंक दिया। वो अभी तक तड़प रहा था। उसमें जिंदगी की कोई रमक बाकी थी जो चंद मिनटों बाद खत्म हो गई। सरदार ने अपने हाथों से उसकी लाश पर तेल छिड़का। खिड़की में बंधे हुए पर तेल छिड़का। हवेली के बड़े दरवाजे तक तेल का छिड़काव करते हुए साथियों समेत बाहर निकल गया। दरवाजे के सामने खड़े होकर सरदार ने चंद लम्हे सोचा। फिर जेब से माचिस निकालकर दिया सलाई जलाते हुए अपने साथियों से कहा, चलो गाड़ी में बैठो, मैं इस जहन्नुम को आग लगा कर आता हूँ। दिया सलाई से दरवाजे ने आग पकड़ ली थी। इलमदीन चिल्लाया जा रहा था, चीख चीख कर माँ को बुला रहा था। हाथ बंधे होने की वजह से वो कुछ नहीं कर सकता था। वो बहुत डर गया था। ऐसे में अल्लाह की मदद आन पहुंची। तड़पते मचलते हुए उसका एक हाथ रस्सी से निकल आया। उसने फुर्ती से दूसरा हाथ छुड़ाया। कमर के गिर्द लिपटी रस्सी से छुटकारा पाया। आग के शोलों पर नजर जमाए हुए पैरों को रस्सी के उलझाव से आजाद करा के माँ की तरफ भागा। करीब पहुंचकर तवाजुन बरकरार ना रख सका और पैरों पर गिर गया। बेटा दीवाना और पैरों पर गिरा तो ममता चौंक कर जाग गई। आग पर नजर पड़ी तो चीखी, इलमदीन है, जल्दी से उठ, मुझे खोल दे बेटा। वो रस्सी खोलने लगा मगर गिरा हाथ ना आई। अम्मा, गिरा नहीं खोल रही। वो जा नमाज पर छुड़ी पड़ी है, जा भाग कर उसे ले आ। बेटा छुरी उठा लाया। माँ बताती गई और बेटा रस्सियां काटता गया। जब बरामदे में लटकी हुई चिक ने आग पकड़ ली तो वो बेटे को बेदर्दी से घसीटते हुए बरामदे से बाहर निकल गई। दोनों बुरी तरह खांस रहे थे। रज्जो खुले सहन में पहुंचकर सांस लेने को रुकी। तेरा अब्बा कहाँ है? आग ने बाप बुला दिया था। याद आने पर वो रोने लगा। चाचे ने अब्बा को पिस्तौल दिया और कहा कि हम दोनों को गोली मार दे। अब्बा ने हमें नहीं मारी और अपने यहाँ रख के ठाए कर दी। अब्बा लेट हो गया। चाचे ने अब्बा को टांगों से पकड़ा और घसीट कर कमरे में फेंक दिया। रज्जो ने दीवाना वार कमरे की तरफ देखा। शोलों के सिवा कुछ दिखाई ना दिया तो ढहसी गई। सर का ताज गिर गया था। कदम घसीटते हुए बरामदे तक आई। आग की तपिश आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। वो खांसती हुई वापस पलट आई। बेटे को सीने से लगाकर भींचा और जमीन पर बैठ गई। ऐसे में मिट्टी के तेल की बूंद नथनों में घुस गई। पता चला कि दोनों के कपड़े तेल से तर हो चुके हैं। वो बेटे को दीवार पे चढ़ाकर बोली, दूसरी तरफ कूद जाओ। वो कूदा तो वो खुद भी दीवार कूद कर बाहर आ गई। अब भी दीवार से चंद कदमों के फासले पर एक खाल वाक़ था जिस पर बेतहाशा घास उगी हुई थी। वो बेटे को लेकर खाल में छुप गई। सरगोशियों में बेटे से उसके बाप के बारे में तफसील पूछने लगी। वो बताने लगा। उसके दिल से हुक से उठी। वो रोते रोते बड़बड़ाने लगी, मुझे और मेरे इलमदीन को रोते हुए नहीं देख सकता था, मरते हुए कैसे देख लेता। जानिमो, तुमसे अल्लाह मेरे खान का बदला ले, तुम्हें बूंद बूंद से तरसा के मारे, तुम्हें मेरे खान की तरह कब्र नसीब ना हो। रोते रोते उसकी आंखें खुश्क हो गई। आधे घंटे तक कोई ना पहुंचा। आग ने सब कुछ जलाकर खाकस्तर कर दिया था। उसने हिम्मत की और बहाने से गधा रेड़ी जोत लाई। बेटे को उस पर बिठाकर कच्चे रास्ते पर चल पड़ी। यहाँ से 12 किलोमीटर के फासले पर कुम्हारों वाली बस्ती में उसकी बहन का घर था। उसके सिवा दुनिया में कोई ना था जिसके पास जाती। फजर की अजान आ रही थी जब वो कुम्हारों वाली बस्ती में दाखिल हुई। दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक दी। बहनोई ने बाहर निकलकर लुटी पिटी हालत में साली को देखा तो शिजदा रह गया। खैर तो रज्जो, मोहम्मद खान कहाँ है? वो तेरे साथ क्यों नहीं आया? वो दिल ही दिल में डर गया था और सोचने लगा था, इस वक्त कोई मिलने के लिए नहीं आया करता। जो आता है वो खैरियत से नहीं आता। वो रोते हुए अपने बेटे को सीने से लगाकर भींचने लगी। लकड़ी का फाटक नुमा दरवाजा खोलते हुए वो बोला, रज्जो अंदर आजा, आराम से बैठकर बता। रेडी सहन में पहुंची तो तमाम घर वाले जाग गए। बहन ने पूछा, बाजी ये तू इस तरह क्यों आई है? भाई मोहम्मद खान किधर है? वो बहन करने लगी। सीने पर 2 हथौड़ मारकर चीखने लगी, मेरा खान मर गया, मेरे इलम दीने का शेर जैसा बाप मर गया। आन की आन में पूरे घर में कोहराम मच गया। सुबह होने तक पूरी बस्ती को इल्म हो गया। वो थाने जाकर सरदार फजल खान की रिपोर्ट दर्ज कराना चाहती थी मगर बहन ने समझाया, तू जानती तो है बाजी कि वो कितना जालिम और कमीना है, जो मोहम्मद खान को मार सकता है। उसके सामने तू क्या शह है, तेरा इलम दीन क्या है, हम क्या हैं? वो तुम दोनों को थाने में पहुंचने से पहले कत्ल कर देगा। अपने पुत्र की जान बचाओ और थाने कचहरी के चक्कर में मत पड़ो। खुदा से जालिमों से हिसाब खुद लेता है। तुम भी अपना मुकदमा खुदा की अदालत में दायर कर दो। वो ठीक कहती थी। रज्जो ने चंद दिन तक सोचा, कभी सोचती कि वापस लौट जाए,
کبھی سوچتی کہ اتنی دور چلی جائے جہاں سے اس کی خبر بھی سردار فضل تک نہ پہنچے۔ بہنوں نے اسے بتایا کہ سردار فضل خان نے زمین پر قبضہ کر لیا ہے اور محمد خان کی جلی ہوئی لاش کو نکال کر دفن کر دیا ہے۔ وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کے اور اس کے بیٹے کے بچ جانے کی خبر اس فرعون تک نہ پہنچ جائے۔ اس نے بہن سے بات کی تو وہ بولی، بہن ہو، بہن کو گھر سے نکالتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے، پر کیا کروں، تم بڑے گھر میں بیاہی گئی تھی، اجڑ کر نکلی۔ میری اوقاتی کیا ہے، میں تو کمہاروں کے چھوٹے سے گھر کی بہو ہوں، تمہاری طرف بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو روکنے کی قدرت نہیں رکھتی۔ سچ کہتی ہوں، کہیں دور نکل جاؤ، اتنی دور جہاں سے مجھ تک بھی تمہاری کوئی خبر نہ پہنچے۔ موت چھپائے نہیں چھپتی، زندگی بھی ایسی ہوتی ہے، جتنا چھپایا جائے اتنی ہی ظاہر ہوتی ہے۔ سردار کو اس کے زندہ بچ جانے کی خبر ملی تو وہ لوٹ پوٹ ہو کر رہ گیا۔ ہاتھی نکل گیا تھا، دم رہ گئی تھی۔ جانتا تھا کہ یہ دم اس کی گردن کو کسی نہ کسی دن ناپنے کے لیے ضرور آن پہنچے گی۔ وہ کمہاروں کی بستی کی خبر لینے لگا۔ اس کے ہرکارے اطراف میں دکھائی دیے تو رجو کے بہنوئی کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے سالی سے کہا، رجو، میں نے تیری گدھا ڈھیری فروخت کر دی ہے، رقم تیری بہن کے پاس ہے، وہ لے لے۔ زمین کے ساتھ ساتھ مال ڈنگر پر بھی سردار نے قبضہ جما لیا ہے۔ تم خالی ہاتھوں، اپنے آپ کو سنبھالو، رات کو میں تمہیں چھپا کر شہر لے جاؤں گا، وہاں سے کہیں دور نکل جانا، ورنہ تمہاری اور تمہارے بیٹے کی خیر نہیں۔ سردار کے کتے تمہاری بو سونگتے پھر رہے ہیں۔ وہ دہل گئی، علم دین پر کوئی آنچ نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ راج کرنے والی کو رات کی ظلمت نما سیاہی میں چوروں کی طرح گاؤں سے نکل کر شہر جانا پڑا، جہاں لاہور جانے والی بس پر سوار کر کے اس کا بہنوئی واپس پلٹ گیا۔ جا رجو، تیرا رب رکھا، میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، مجھے معاف کر دینا۔ بس چل پڑی تو وہ بیٹے کے سوا پوری دنیا کو بھول گئی۔ اس کا کون تھا، کس نے کیا کیا، وہ سب کچھ فراموش کرتے ہوئے علم دین پر آس کا چراغ روشن کیے لاہور پہنچ گئی۔ اجنبی شہر میں کوئی بھی اپنا نہیں ہوتا، کوئی واقف کار نہیں تھا۔ ایسے میں ایک بوڑھا شخص مل گیا۔ بیٹی، تمہارے ساتھ سفر کرتا آیا ہوں، گاڑی میں بیٹھنے سے لے کر اترنے تک تمہارے آنسو خشک نہیں ہوئے، بات کیا ہے؟ لاہور کے ہجوم میں اپنی تنہائی کو دیکھ کر وہ لرزیدہ تھی۔ غم گسار ملا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے اپنی رام کہانی کیا سنائی؟ وہ بھلا مانس شخص اسے اپنے ساتھ اپنے چھوٹے سے گھر میں لے آیا۔ بیوی سے کہنے لگا، دیکھ فاطمہ، آج قدرت نے ہم غریبوں کے گھر میں بھی پناہ مانگنے والا اتار دیا ہے، لے سنبھال ماں بیٹے کو۔ وہ بوڑھا کوچوان تھا، روزانہ صبح تانگا جوڑ کر نکل جاتا، شام کو چند روپے ڈب میں ڈال کر لے آتا، جسے دو خاندان بانٹ کر دو وقت کی روٹی حلق میں اتار لیتے۔ ایک دو ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ ایک دن رجو نے بوڑھے سے کہا، چاچا، ایسے کب تک گزارا چلے گا؟ میں اپنے بیٹے کو پڑھانا چاہتی ہوں، میں کو ایسا کام کرنا چاہتی ہوں جس سے کچھ رقم مل جائے، میرا بیٹا پڑھ سکے۔ بوڑھا چمبے سے بولا، میں تو تمہیں بیٹی سمجھتا ہوں، بیٹی سے کچھ چھپانا کفر ہوتا ہے، اسی طرح بیٹی باپ سے کچھ چھپائے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ سچے دل سے بول، تجھے یہاں کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ کسی نے کچھ کہہ دیا ہے کیا؟ نہیں چاچا، ایسی کوئی بات نہیں، مگر بوڑھا سارے دس نہ مانا۔ آنے والے چند دنوں میں اس کی ضد پر ہتھیار ڈالتے ہوئے بولا، اچھا پتر، میں کرتا ہوں کچھ۔ ایک گارمنٹ فیکٹری میں میرا یار کام کرتا ہے، اس کی فیکٹری میں بہت سی عورتیں بھی کام کرتی ہیں، اپنے یار سے کہہ دیتا ہوں، وہ تجھے وہاں کام دلوا دے گا۔ سلائی کڑھائی کا کام تم جانتی ہو نا؟ تھوڑا بہت جانتی ہوں، چند دن کام کروں گی تو سب پتہ چل جائے گا۔ جب کام کرنے لگی تو بہت کچھ کا پتہ چل گیا۔ بیٹے کو اسکول میں داخلہ کروا کے اپنے کام میں جت گئی۔ جانتی تھی کہ ابھی وہ چھوٹی کلاسوں میں پڑھتا ہے تو خرچ کم ہوتا ہے، جو جو کلاسیں آگے بڑھتی جائیں گی اخراجات میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ کمائی میں سے کچھ خرچ کر لیتی، کچھ بچا لیتی۔ چاچا کے انتقال پر وہ اس کے بڑے بیٹے کے گھر میں منتقل ہو گئی۔ وہ بھی کوچوان تھا، باپ کی طرح غریب پرور تھا۔ اکثر کہا کرتا تھا کہ غریبوں کے درد کو غریبی سمجھنا بند کر دے تو پھر دنیا دنیا نہ رہے، جہنم کدا بن کر سب کچھ جلا دے۔ بیٹے نے میٹرک اچھے نمبروں میں پاس کر لیا تو اس نے پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ میں داخلہ دلوا دیا۔ اسے اور گھر میں کسی کو بھی علم نہ تھا کہ پولی ٹیکنیکل کالج کا ماحول کتنا خراب ہے۔ 2 سال پلک جھپکتے میں گزر گئے۔ کچھ سیمسٹر پاس کیے، کچھ میں فیل ہوا۔ قد کاٹ اچھا نکالا تھا، ہر آنکھ میں کھٹکنے لگا۔ بچپن سے شخصیت کا حصہ بننے والی محرومیوں نے اسے جوالا مکھی بنا دیا۔ کالج کے طلباء سیاسی نظریات پر لابیز کا شکار تھے، کوئی کسی کا اہلکار تھا تو کوئی کسی کا۔ ایسے میں اس پر بھی کالج کے باہر بیٹھے ہوئے مفاد پرست بڑوں کی نگاہ پڑ گئی۔ اس نگاہ التفات سے دل و دماغ کی دنیا الٹ پلٹ ہو گئی۔ وہ جو کچھ بننے کے لیے کالج آیا تھا وہ بن نہ سکا۔ 1 سال میں کالج کی سیاست کا اہم مہرہ بن گیا۔
थर्ड ईयर में पहुंचा तो 3 सेमेस्टर शॉर्ट हो चुके थे। उससे कोई परवाह नहीं थी। हॉस्टल में तलबा के दोनों बड़े गिरोहों में फायरिंग का तबादला हुआ। वो भी इस आग के खेल में शामिल हो गया था। इस शमूलियत ने 2 तलबा की जान निगल ली और वो दोहरे कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार होकर जेल पहुंच गया। रज्जो का इलमदीन घर से पढ़ने के लिए कॉलेज गया था। कातिल बनकर जेल पहुंच गया तो वो ढहसी गई। ए परवरदिगार, मुझसे सर की चादर छीनकर बेटे से गोद आबाद करने वाले, ऐसी अगर देकर लेना था तो दिया ही क्यों था? तू जानता है कि मैं उसे इलमदीन बनाने के लिए अपनी जवानी को तहज चुकी हूँ। उसके लिए दुनिया से बेखबर हो चुकी हूँ। तुझे मुझ पर जरा भर भी तरस ना आया? उसने अपनी पसंदाज की भी रकम बेटे की रिहाई पर खर्च कर दी, मगर कोई फायदा ना हुआ। इतनी रकम से चोरी चिकारी का केस नहीं निबटता। कत्ल का केस जान कैसे छोड़ता? कोई पुरसाने हाल ना रहा। दामन खाली होगा तो अदालत ने इलमदीन को साबित शुदा दोहरे कत्ल की पादाश में सजाए मौत सुना दी। उसकी सजा का सुनकर माँ की ममता बेटे के लटकने से कबल ही सूली पर लटक गई। रात को रोते रोते सो गई। आधी रात को ख्वाब में बेटे को सूली पर लटकता देखकर जान हार गई। उम्र भर ममता का थका हारा गमजदा दिल बेटी की सलामती के लिए रस्ते डरते थक गया था। सलामती खतरे में पड़ी तो दिल का जानलेवा दौरा पड़ गया। उसे माँ की मौत की खबर मिली तो सलाखों से सर टकरा टकरा कर रोया। अपनी बदबख्ती को जी भर के कोसा, मगर बाप की तरह माँ को वापस लाने पर कुदरत हासिल ना कर सका। जाने वाले कभी नहीं लौटते, मगर माँ चंद दिनों के बाद एक रात को लौट आई। उसकी काल कोठरी के 60 वॉट के यरकान ज़दा बल्ब में सिमट आई। कोसते हुए बोली, ए नामुराद, तूने जरा ख्याल नहीं किया माँ की कुर्बानियों का? तुझे यह एहसास ना हुआ कि मैंने तुझे बचाने के लिए क्या कुछ दाव पे लगाया? अगर पता होता कि तूने ऐसी हराम मौत पड़ना था तो तेरे खुदकुशी करने वाले बाप को कह देती कि वो तुझे अपने साथ ही बुला लेता, अपने हाथ से मार देता। वो कुछ ना बोला। 3 साल तक जेल में कैद रहा। इस दौरान में उसका वास्ता बहुत से हुनरमंद लोगों से रहा जिन्होंने उसके हुनर को जिला बख्शी। जब उसके ब्लैक वारंट जारी हुए तब तक वो आम और जज्बाती इंसान नहीं रहा था, बल्कि जेल की भट्टी में जलकर कुंदन हो गया था। पहले ममता की जंजीर पाँव में बंधी रहती थी, अब पाँव नंगे हो चुके थे। वो चाहता था कि एक बार जेल से निकलने में कामयाब हो जाए तो अपने बाप के कातिल को तलाश करे और उसे भी अपनी नींद सुला दे। इसके बाद हाँ उसे फांसी घाट तक ही क्यों ना पहुंचा दिया जाए। फिर किस्मत की देवी उस पर मेहरबान हो गई। एक दिन अंडरवर्ल्ड के मुकीद कुलपुर्जों ने जेल तोड़ने का प्लान बनाया। वो अलहदा बारक में थे। इलमदीन को पता न चला, वरना उनके प्रोग्राम में शामिल हो जाता। एक रात जेल तोड़ दी गई। 5 से कैदी भाग गए। शहर भर में हाहाकार मच गई। नीली बत्तियां चारों अतराफ में कीड़े मकोड़ों की तरह फैल गईं। वो जेल में मच जाने वाली गैर मामूली भगदड़ को सलाखों के पीछे बैठकर बड़ी हसरत से देख रहा था। एक संतरी के पूछने पर उसे पता चला कि चंद कैदी जेल तोड़कर फरार होने में कामयाब हो गए हैं। उसका दिल धड़कने लगा। ऐ पैदा करने वाले, उन 5 के साथ मेरा नाम भी लिख देता तो तेरी खुदाई में क्या कमी हो जाती। किस्मत उस पर हंसने लगी। आंसू पोंछते हुए बोली, फिक्र ना कर, भागने वालों की कुछ ही दिनों बाद यहाँ लाशें पहुंच जाएंगी। तू जिंदा सलामत जेल से बाहर जाएगा। जेलर उसके करीब आया। आहानी गेट का बड़ा सा ताला खोलते हुए उसे बाहर आने का इशारा करने लगा। वो कुछ ना समझते हुए बाहर आया। जेलर ने दरवाजा बंद किया, उसका बाजू पकड़ा और बराबर चलते हुए दोनों ऑफिस में आए। साहब जी, क्या बात है? मैं कुछ समझा नहीं। वो एक अलमारी से कपड़े निकालते हुए बोला, समझने की जरूरत नहीं है, जल्दी करो और ये कपड़े पहन लो। उसने कपड़े बदले। सुपरिटेंडेंट ने उसे अपने पीछे आने का इशारा किया और तेज तेज कदम उठाते हुए पोर्च में ले आया। उसे ड्राइविंग सीट पर बैठने का इशारा करते हुए बोला, गाड़ी चलाओ, हूटर ऑन कर दो। उसने बिना सोचे समझे तामील की। गाड़ी जेल के गेट पर पहुंची। सुपरिटेंडेंट को देखकर एहलकारों ने गेट बिला चू जरा खोल दिया। 15-20 मिनट बाद वो जेलर के ड्राइंग रूम में हैरान परेशान बैठा इस खेल के बारे में सोच रहा था जिसका हिस्सा बनकर वो यहाँ पहुंचा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब सरदार फजल खान ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो वो उसे देखकर चौंक गया। हाथ मिलाकर दोनों आमने सामने बैठ गए। जेलर के आने पर सरदार ने उसे कहा, ये कैसे मुमकिन हुआ? किस्मत साथ दे गई जी, आज ही चंद कैदियों ने जेल तोड़ी और फरार हो गए। सरकारी खाते में जहां वो गए वहीं इलमदीन भी चला गया। मुझे इसे निकाल कर लाने का मौका मिल गया, ले आया हूं। अब तुम इसे वसूल कर सकते हो। तब उसे पता चला कि वो एक ब्रीफकेस के एवज फरोख्त हो चुका है। खरीदने वाले से आशना नहीं था। दोनों कारपोर्च में आए। सरदार की नई 4 व्हील जीप में बैठकर उसे आज़ादी का यकीन हो गया। वो आज़ाद था। रुखसत होते हुए जेलर ने कहा, सरदार साहब, बड़ी सरकार तक मेरा सलाम पहुंचा दीजिएगा और उन्हें बतला दीजिएगा कि मैंने उनके कहने पर किस तरह जान पर खेलकर बच्चे को जेल से बाहर निकाला है। सरदार ने सर हिलाकर उसका शुक्रिया अदा किया। गाड़ी लाहौर से निकली तो उसने पूछा,
آپ نے مجھے جیل سے کیوں نکلوایا، حالانکہ میں آپ کے لیے اجنبی ہوں؟ سردار لاپرواہی سے بولا، مجھے تم جیسے جیدار آدمی کی ضرورت ہے. میرا ایک شیر مارا گیا ہے، اس کی جگہ پر کرنے کے لیے دوسرے شیر کی تلاش میں تم تک پہنچا ہوں. سپرنٹینڈنٹ صاحب نے مجھے بتلایا تھا کہ تم بڑے جیدار اور وفادار آدمی ہو. سردار اسے اپنی کوٹھی میں لے آیا. وہاں چند دن مقیم رہا. یہاں اسے علم دین سالمگیر بنا دیا گیا. اس کے کاغذات تیار کرائے گئے. اب وہ آزادانہ طور پر پورے ملک میں گھوم پھر سکتا تھا. سردار نے ہر کام فول پروف انداز میں سر انجام دیا تھا. یہیں اسے پتا چلا کہ یہی وہ سردار فضل خان تھا جس نے اس کے باپ کو اس کی نگاہوں کے سامنے خودکشی کرنے پر مجبور کیا تھا. یہی وہ انسان تھا جس نے اسے اور اس کی ماں کو کھڑکیوں کی سلاخوں سے باندھ کر تیل چھڑکا تھا. ماں بتلاتی تھی کہ وہ نمبردار تھا. 23-24 سالوں میں وہ نمبردار سے ترقی پا کر اسمبلی کا ممبر بن کر فرعون بن چکا تھا. گاؤں سے شہر چلا آیا تھا. ماں اس کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتی تھی. وہ اپنے بیٹے کے بارے میں اتنا محتاط رہتی تھی کہ اسے بھول کر بھی گاؤں، سردار فضل اور رشتہ داروں کی تفصیلات سے آگاہ نہیں کرتی تھی. اس نے تو علم دین کو یہ تک نہیں بتایا تھا کہ سردار فضل خان اس کا حقیقی چچا ہے. اسے بڑا تعجب ہوتا تھا جب وہ سردار کو دیکھتا تھا. چھوٹا بھائی 25 ایکڑ کے لیے کس دل سے بڑے بھائی اور اس کے خاندان پر موت مسلط کر دیتا ہے. اگر وہ عینی شاہد نہ ہوتا تو شاید کبھی بھی سردار کے ہاتھوں باپ کے قتل والے واقعے کو دل سے تسلیم نہ کرتا. سردار نے چند ہی دنوں میں اسے اپنا معتمد خاص بنا لیا. اس کے پاس سردار کے بعد سب سے زیادہ اختیارات تھے. وہ جو بھی کر دیتا سردار رد نہیں کرتا. دل ہی دل میں شکر ادا کرتا تھا کہ اس نے بغیر سوچے سمجھے سردار پر ہاتھ نہیں اٹھایا، ورنہ بے طرح مسل دیا جاتا. سردار بہت طاقتور تھا. عالمگیر نے اسے زمین دکھانے کے لیے 3 سال شبانہ روز محنت کی تھی. ایک طرف اس کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے آگ کا دریا عبور کرتا گیا، دوسری طرف اس کی ٹانگ کھینچنے کے لیے بازوؤں میں طاقت بھرتا رہا. اور آج وہ اس قابل ہو گیا تھا کہ سردار کی نیند حرام کرنے لگا تھا. سردار کے رویے سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں تھا، ورنہ سانپ کا سر کچلنے میں کوئی دیری نہ کرتا. آستین میں پلنے والے سانپ نے بازو اور گردن کا ناپ لے لیا تھا.